हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों का जो कल का टॉपिक था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाय मैप सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आपसे और पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को सारी जो पॉइंट्स हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। अगर इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल हमने ये पढ़ा कि कौन से वो विदेशी शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए और कैसे कैसे उनका सीक्वेंस है, किन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया था और कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। वो सारी चीज़ें बच्चों हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था। इसके अलावा हम भारतीय शासकों को पढ़ेंगे अब कि मौर्य साम्राज्य में कौन से जो है शासक आए मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। तो कल हमने शुंग वंश के बारे में देखा था। आज शुंग वंश के आगे यानी कि कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे हम फिर नेक्स्ट डे जो भी और भी टॉपिक बचेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है आपका ये कण्व वंश से शुरुआत हो रहा है। कण्व वंश आप देख सकते हैं, इसकी जो स्थापना है ये 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच इनका जो शासन है या जो साम्राज्य है वो स्थापित था। और इसके संस्थापक कौन है तो माना जाता है अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके अधिकारी वसुदेव, नाम याद रखेंगे बच्चों। हत्या किसकी हो रही है, देवभूति की, और कर कौन रहा है, वसुदेव ने कर दी और फिर उसने कण्व वंश की स्थापना की। पुराणों में इस वंश के शासकों के 4 नाम मिलते हैं। इस वंश के कौन कौन से शासक हैं तो पहले तो वसुदेव हैं, दूसरे हैं भूमिमित्र, तीसरे हैं नारायण और चौथे हैं सुधर्मन। ये 4 जो है कण्व वंश के राजा हैं जो कि महत्वपूर्ण राजा हैं। संस्थापक वसुदेव हैं, इन्होंने ही कण्व वंश की स्थापना की है। और किसकी हत्या की है तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या की है। यानी शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके अपने नए साम्राज्य या शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश के अंतिम जो शासक हैं देवभूति, उनकी हत्या करके सुधर्मन ने एक नए साम्राज्य यानी कि कण्व वंश की स्थापना की। अब इनके जो अंतिम शासक हैं इनकी हत्या करके जो सातवाहन है वो नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे। और ये जो भी साम्राज्य है ये सारे ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण साम्राज्य है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसके पहले आप मौर्य साम्राज्य तक आपने देखा कि जो ब्राह्मण है वो कभी साम्राज्य की स्थापना नहीं करते थे या शासन नहीं करते थे। उनका काम ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना होता था और उन्हें समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता था। लेकिन मौर्य साम्राज्य में जब बहुत सारे धर्मों और संप्रदायों का उदय हुआ और जो ब्राह्मण वर्ण है इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा में ह्रास महसूस किया, तो यहाँ पे जो पुष्यमित्र शुंग हैं इन्होंने जो है शासन करने का एक नया दौर शुरू किया। और जब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग करता है तब उसे ब्रह्मक्षत्र कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मक्षत्र अगर आए कि ब्रह्मक्षत्र क्या है, इसका मतलब है कि ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय कर्म अगर किया जाता है तो उसे ब्रह्मक्षत्र कहते हैं। और पहला उदाहरण पुष्यमित्र शुंग का है जो ब्रह्मक्षत्र का काम कर रहे हैं। तो ये सारे ब्राह्मण वंश हैं जो कि शुंग आपने कल पढ़ लिया था, आज आप कण्व को देख रहे हैं। आगे है, माना जाता है कि 30 ईसा पूर्व में आंध्र यानी कि आंध्र प्रदेश के भृत्यों मीन्स सातवाहनों को भृत्य भी कहा जाता है। भृत्यों या सातवाहनों ने ही इसे उखाड़ फेंका यानी कि इस साम्राज्य को समाप्त कर दिया। जो ये सिमुख हैं या सिंधुक हैं इन्होंने ही जो अंतिम शासक है सुधर्मन, इनकी जो है हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता बच्चों कि किसी वंश का अंतिम शासक कौन है और उसकी हत्या किसने की, यानी कि संस्थापक कौन है और लास्ट कौन है। तो लास्ट और फर्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आंध्र सातवाहनों के बारे में देखेंगे। तो पुराणों में सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख इंपॉर्टेंट है नाम, इन्हीं को सिंधुक भी कहा गया है और इन्हीं को सिप्रक भी कहा गया है। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, को माना गया है। यानी कि यही है संस्थापक तथा उसे आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातियाँ कहा गया है। यानी कि इन्हें आंध्र जातियाँ कहा गया है, कहीं कहीं इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है और कहीं इन्हें सातवाहन कहा गया है और कहीं कहीं इन्हें दक्षिणा पथ स्वामी भी कहा गया। यानी कि दक्षिण के जो रास्ते हैं उन्हीं की ये स्वामी हुआ करते थे जो सातवाहन हैं। आगे है, जबकि अपने अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने स्वयं को
सातवाहन कहा है। अपने अभिलेखों में इन्होंने स्वयं को सातवाहन कहा है और बाकी जो हैं ग्रंथ या जो भी उस समय के साक्ष्य हैं वो उनको आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहते हैं। आगे है इनकी शासकीय भाषा प्राकृत है। ये एग्जाम में आया हो बच्चों, प्राकृत ध्यान देंगे। इस वंश के पहले महत्वपूर्ण राजा सातकर्णी प्रथम है। ये भी एग्जाम में आया है कि पहले महत्वपूर्ण शासक कौन है, तो सातकर्णी प्रथम है। ने दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। दक्षिणाधिपति यानी कि दक्षिण पे आधिपत्य स्थापित करने वाला, या अप्रतिहत यानी कि जिसको कोई जो है हरा नहीं सकता, जिसको कोई जो है एक तरीके से कहेंगे जो सारे क्षेत्रों का राजा हो, उसी को कहा गया है जो है अप्रतिहत चक्र की उपाधि ली। सातकर्णी प्रथम ही पश्चिमी मालवा, नर्मदा घाटी तथा विदर्भ के प्रदेश पर विजय प्राप्त की। यानी कि सबसे पहला सातवाहन शासक कौन है जिसने बड़े क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मालवा, नर्मदा, इन सारे क्षेत्रों में। तो ये सातकर्णी प्रथम हैं जो कि सातवाहन साम्राज्य के सबसे प्रथम महत्वपूर्ण शासक हैं या शक्तिशाली शासक हैं। यानी कि प्रथम शक्तिशाली शासक कौन है सातवाहन का, तो ये सातकर्णी प्रथम है। और लेकिन अगर संस्थापक पूछे तो ये जो है सिंधुक या सिमुक है या सिप्रक हैं। आगे है बच्चों, सातकर्णी प्रथम ने ही इतने सारे क्षेत्रों पर जो है अधिकार किया है। और विदर्भ जानते हैं महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यानी कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर इन्होंने पूरा अधिकार जमाया अपना। आगे है विदर्भ को अपने यानी कि शुंग शासकों से छीना था। यानी कि उसने क्या किया था, विदर्भ को किससे छीना था, तो शुंग शासकों को जो थे उन्हीं से। आपको पता है शुंग शासकों की 4-5 शाखाएं थी। एक छहरात वंश जो महाराष्ट्र में था, उन्हीं से ही इन्होंने जो है विदर्भ को छीना था। और मध्य प्रदेश में उज्जैन शाखा थी जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी समाप्त किया था। तो इन सारे क्षेत्रों पर जो सातवाहन हैं वो अधिकार करते हैं, यानी कि शुंगों को नीचे से ये लोग कमजोर करते हैं। आगे है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, सातकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के मध्य 19 शासकों का उल्लेख आता है। यानी कि ये इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। पहले हैं सातकर्णी और दूसरे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे शक्तिशाली शासक हैं और सातकर्णी प्रथम जो हैं ये प्रथम शक्तिशाली शासक हैं। तो ये इन दोनों के बीच में 19 और भी शासक हुए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, विवरण मिलता है इनमें हाल का नाम शासक मतलब जो है नाम जो है इन शासकों में प्रमुख है। ये हाल जो है इम्पॉर्टेंट है, इनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। एग्जाम में आता है कि हाल किस वंश के शासक हैं, तो ये सातवाहन वंश के शासक हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके शासनकाल में जो संस्कृति का और इसके अलावा जो भी ग्रंथों का बड़े पैमाने पे जो है निर्माण किया गया या लिखा गया, और इनके शासन को शांति का जो है शासन माना जाता है, यानी कि संस्कृति और समृद्धि के विकास का शासन माना जाता है। यानी कि इन्होंने युद्ध वगैरह नहीं किए हैं, ज़्यादातर इन्होंने विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया है। और ये जो हाल हैं इनकी पत्नी का नाम मलयवती था, और ये जो मलयवती हैं इन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन जो हाल हैं इन्हें संस्कृत का उतना नॉलेज नहीं था। तो जब भी कोई सभा होती थी या प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे जो मलयवती हैं उन्हें बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से संस्कृत जानती थी बोलना और समझना। लेकिन हाल का उतना अच्छा नहीं था संस्कृत, यानी कि उनको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो ये जो मलयवती हैं अपने पति के सम्मान को बढ़ाने के लिए या उन्हें हीन भावना ना आए उनके मन में, उनके लिए एक संस्कृत का विद्वान नियुक्त करती हैं कि वो उन्हें संस्कृत भाषा जो है वो पढ़ाएं या उन्हें ज्ञान कराएं, जिनका नाम सुधर्मन था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, उन्होंने जो है इनको संस्कृत भाषा में ज्ञान दिया, और जो ज्ञान उन्होंने दिया है हाल को उसे एक पुस्तक में नोट किया गया था, या उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम का तंत्र है। तो एग्जाम में अगर आए कि का तंत्र क्या है, तो हाल को जो शिक्षा दी गई थी इसी पे लिखा गया है का तंत्र लिखा गया है। और ये जो इनके गुरु हैं जो हाल को शिक्षा देते हैं वही सारी चीज़ें इस का तंत्र में संकलित की गई हैं, और हाल की पत्नी का नाम मलयवती है। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे। तो ये हाल जो है जब इनको संस्कृत का ज्ञान हो जाता है तो ये किताब लिखते हैं गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती एग्जाम में आया है कि गाथा सप्तशती किसने लिखा है, तो हाल ने लिखा है।
और इसका मतलब क्या है, सप्त मीन्स 7, सती मतलब 100, यानी कि 700 गाथाएं या 700 श्लोक से लिखा गया है। ये काफ़ी अच्छी किताब है गाथा सप्तशती, जो कि हाल ने लिखा है। संस्कृत का ज्ञान जब इन्हें हो जाता है तो कातंत्र और गाथा सप्तशती ये दोनों हाल के शासनकाल से संबंधित है, और एक तरीके से कहेंगे तो हाल से ही संबंधित है। और हाल का जो शासन है काफ़ी शांति प्रिय शासन था, और यहाँ पे विद्वानों को संरक्षण दिया गया, बड़े पैमाने पे साहित्यों की रचनाएं की गई हैं, इसीलिए इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। सातवाहन शासकों में हाल एक मेन स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसी में आगे बढ़ेंगे बेटू। हाल नामक शासक प्रमुख है। यह शास्त्र यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे यह जो शासक है ये शांति और संस्कृति का उपासक है, यानी कि ये शांति प्रिय हैं, युद्ध वगैरह करना नहीं पसंद है इन्हें, और ये संस्कृति को संरक्षण देते हैं। तरह तरह के ग्रंथ इनके शासनकाल में लिखे गए हैं, विद्वानों को संरक्षण दिया गया है। उसे गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना की है, यानी कि इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है, और जो कातंत्र लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है, क्योंकि इनको संस्कृत जो है भाषा का ही ज्ञान देने का उनके गुरु कोशिश कर रहे थे, और उस दरमियान जो उन्हें ज्ञान दिया गया उसी को कातंत्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है, जो कि संस्कृत में लिखा है। लेकिन इन्होंने जो स्वयं से गाथा सप्तशती लिखी है ये प्राकृत भाषा में लिखी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों दोनों पुस्तकों के बारे में। आगे है, उसी की सभा में जो है बृहद कथा के रचयिता गुणाढ़, यानी कि इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के दरबार में बृहद कथा के रचयिता गुणाढ़ भी रहते थे, इम्पॉर्टेंट है। और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ कातंत्र, ये जो है व्याकरण है, संस्कृत भाषा का व्याकरण है कातंत्र। इसके जो रचयिता हैं ये सर्ववर्मन है, यही इनके गुरु हैं। सर्ववर्मन ने ही हाल को जो है संस्कृत की शिक्षा दी है, और उसी शिक्षा को कातंत्र में संकलित किया गया है, जो कि संस्कृत में व्याकरण की पुस्तक है। हाल ने जो स्वयं से अपनी पुस्तक लिखी है वो गाथा सप्तशती है, जो कि प्राकृत भाषा में है। ये सारे पॉइंट बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे कि कौन सी किताब किसने लिखी है और वो किस भाषा में लिखी गई है और किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। जो गौतमी आप देखेंगे जो सातकर्णी प्रथम है ये पहले शक्तिशाली शासक हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक जो हैं वो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है बच्चों कि कौन सा शासक सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। इनका शासनकाल 106 से 130 जो है ईस्वी के मध्य है। पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। इसने अभिलेख में दावा किया है कि यह दावा किया गया है कि उसने नहपान को हराया था। ये जो नहपान है ये शक शासक हैं, इनको इन्होंने हराया था। गौतमी पुत्र द्वारा जो है दावा किया गया है कि उसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे, यानी कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं इन्होंने दावा किया है कि उन्होंने शक शासक नहपान को हराया है, और इनके जो घोड़े हैं वो 3 समुद्रों का पानी पीते हैं, यानी कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इतना कर लिया है कि वो बंगाल की खाड़ी के जो मतलब पानी है उसको भी इनके घोड़े पीते हैं, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। इनके कहने का मतलब है कि जो तीनों सागरों से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमारे अंडर में है और कोई हमें रोकने वाला नहीं है। हमारे घोड़े जो है तीनों जो तटीय क्षेत्र हैं उनको टच करते हैं या वहाँ का पानी पीते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी बड़ाई की है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों। आगे है, इन्होंने अपने आप को जो है पंडितों का पंडित कहा, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी खुद को पंडितों का पंडित कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है कि कौन सा शासक है जो अपने आप को पंडितों का पंडित कहता है, तो ये हैं जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पंडित कहते हैं या सबसे जो है उच्च पंडित का दर्जा देते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। यह सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, तो इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। आगे है वशिष्ठ पुत्र पुलमयी, ये जो है महत्वपूर्ण शासक हैं, ये अंतिम जो है शक्तिशाली शासक हैं
सातवाहन वंश के। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनका जो युद्ध है ये शक शासक रुद्रदामन से हुआ था। इनके शासनकाल में जो राजा था वो रुद्रदामन था। और रुद्रदामन का जो शासन है या टाइम पीरियड 130 से 150 AD के बीच में है, या कहिए कि ये दोनों लोग समकालीन हैं कि जो है देखेंगे समकालीन हैं, और दोनों के मध्य अनवरत युद्ध चलता रहता था। यानी कि ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। और बार बार जो रुद्रदामन है ये सातकर्णी जो है पुलमावी सातकर्णी इनको जो है बार बार हरा देते हैं, यानी कि बार बार हार जाते हैं। तो वशिष्ठ पुत्र जो पुलमाई हैं ये रुद्रदामन से हार जाते हैं। तो एग्जाम में आया क्वेश्चन कि कौन सा सातवाहन शासक है जो शक शासक रुद्रदामन से हार गया था? तो वो वशिष्ठ पुत्र पुलमई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। आगे चल करके ये युद्ध मतलब होता रहता है, और बार बार जब रुद्रदामन जीतते रहते हैं तो लास्ट में हार मान करके जो वशिष्ठ पुत्र पुलमई है ये रुद्रदामन की पुत्री से विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं, और दोनों लोगों में रिश्तेदारी हो जाती है, यानी कि युद्ध विराम हो जाता है और यहाँ से युद्ध ये लोग नहीं करते हैं। आगे है चलता रहता है। किंतु कन्हेरी अभिलेख, ये अभिलेख है जहाँ से पता चलता है, ज्ञात होता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमई का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हो गया। यानी कि जब विवाह हो जाता है तो युद्ध विराम हो जाता है। इसका उल्लेख अमरावती से जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है। यानी कि इस बात का उल्लेख या इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख से पता चलता है कि जो रुद्रदामन है इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो वशिष्ठ पुत्र पुलमाई हैं इनसे किया था, और युद्ध विराम यहाँ पे हो जाता है, दोनों लोग लड़ना बंद कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। इसी के काल में अमरावती के स्तूप का संवर्धन हुआ। यानी कि सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र जो पुलमई हैं इन्हीं के शासनकाल में अमरावती का जो स्तूप है उसको बेहतर किया गया, अच्छा बनाया गया। उसके चारों ओर जो है कोष्ठिनी बनाया गया था। कोष्ठिनी मीन्स होता है वेदिका या रेलिंग बनाया गया, और इसे भी दक्षिणापथेश्वर कहा गया। यानी कि जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है ये भी अपने आप को दक्षिणापथेश्वर कहते हैं, और इन्होंने अमरावती के स्तूप के चारों तरफ रेलिंग बनाया था, उसका संवर्धन किया था या उसका पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चों जो कि सातवाहन शासकों में ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे जुड़ी हुई बातें हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चिन्ह बना हुआ है। एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से सातवाहन शासक के जो है सिक्कों पर 2 पतवार वाले नाव का चिन्ह है? तो ये वशिष्ठ पुत्र पुलमई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यज्ञश्री इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक है। यानी कि जो यज्ञश्री हैं ये अंतिम शक्तिशाली शासक हैं सातवाहन वंश के। पहले शक्तिशाली जो है वो सातकर्णी प्रथम है, सबसे शक्तिशाली जो है वो आप देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, और अंतिम जो शक्तिशाली शासक है वो यज्ञश्री है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका संभवतः वाणिज्य व्यापार से गहरा जुड़ाव था, क्योंकि इसके सिक्कों पर नाव का चित्र मिलता है। यानी कि जो ये शासक हैं यज्ञश्री इन्हें व्यापार वाणिज्य में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्हें लगता था कि व्यापार वाणिज्य होना चाहिए साम्राज्य में, उससे साम्राज्य की जो समृद्धि है वो बढ़ती है, जो जनता है वो सुखी रहती है, या उसके पास पैसे होते हैं, और जब पैसे होते हैं तो ज़िंदगी की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, यानी कि समृद्धि और सुख आता है। तो इसमें ये विश्वास रखते हैं, और इन्होंने अपने ज़्यादातर सिक्कों पर नाव की आकृति को अंकित कराया है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे है 3री सदी तक इस साम्राज्य का अंत हो गया। यानी कि जो सातवाहन शासक हैं इनका जो साम्राज्य का अंत है वो 3री सदी तक हो गया था, और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में वाकाटक राज्य स्थापित हो गया था। यानी कि जब इनका साम्राज्य का समाप्ति होता है तो चूँकि महाराष्ट्र में ही ज़्यादा इनका क्षेत्र विस्तार था, हालांकि आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया ये कवर करते थे, जहाँ पे अमरावती स्तूप वगैरह था वहाँ तक इनका क्षेत्र विस्तार था। लेकिन जब इस साम्राज्य का पतन होने लगता है, ह्रास होने लगता है, तो महाराष्ट्र का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे वाकाटक साम्राज्य की स्थापना होती है, और जो आंध्र प्रदेश का निचला क्षेत्र है यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश की स्थापना होती है।
और महाराष्ट्र का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे यदुवंशीय शासकों का स्थापना होता है, यानी कि जब सातवाहन जैसे बड़े साम्राज्य का अंत होता है तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य स्थापित होने लगते हैं। ऊपर के क्षेत्रों में वाकाटक महाराष्ट्र में, नीचे के क्षेत्रों में यदुवंशी, और जो आंध्र प्रदेश का नीचे का क्षेत्र है यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं वो जो है शासन करना शुरू करते हैं। तो जो सातवाहन है ये दक्षिण भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले साम्राज्य हैं। ये भी एग्जाम में आया है कि दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक किस साम्राज्य ने जो है शासन किया था, तो सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो ये वाकाटक हो गए। इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं हम। जैसे आप जानते हैं कि जो सातवाहन शासक हैं इन्होंने सबसे पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए थे। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सीसे और पोटीन के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे, तो सातवाहनों ने ही चलाया था। इसके अलावा यहाँ पे जो है सामंती व्यवस्था का बड़े पैमाने पे जो है देखने को मिलता है। ये जो वाकाटक वंश स्थापित हुआ ये सातवाहनों के सामंत थे। इक्ष्वाकु वंश जो स्थापित करते हैं वो भी सातवाहनों के सामंत थे। इसके अलावा जो यदुवंशी साम्राज्य की स्थापना करते ये भी सातवाहनों के सामंत थे। यानी कि यहाँ से सामंती व्यवस्था का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे विस्तार देखने को मिलता है। और इन्होंने बड़े पैमाने पे भूमियाँ दान में दी थी, यानी कि भूमि दान में दिया था ब्राह्मणों को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से राजवंश ने सबसे ज़्यादा भूमि दान दिया था ब्राह्मणों को, तो सातवाहनों ने दान में दिया था। और शीशे के सिक्के तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि यहाँ पे महिलाओं यानी कि जो है मातृ प्रधान सत्ता का एक तरीके से देखने को मिलता है। हालांकि जो वंश परंपरा है वो जो राजा बनने की परंपरा है वो पुरुष ही बनते हैं, लेकिन जो उनका नाम है वहाँ पे पिता का नाम ना जुड़ करके माता का नाम जुड़ा हुआ है। सारे महत्वपूर्ण राजाओं के साथ आप देखेंगे कि उनके पीछे माता का उपनाम जुड़ा हुआ है, पिता का नहीं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये मातृ सत्तात्मक या मातृ प्रधान समाज था सातवाहन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो सातवाहनों से संबंधित हैं बच्चों, इसको ध्यान देंगे आप लोग। आगे जो आपका नेक्स्ट राजवंश है ये चेदी राजवंश है। और चेदी राजवंश में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश की स्थापना हुई। कलिंग क्षेत्र में उड़ीसा के क्षेत्र में चेदी वंश की स्थापना हुई। नीचे आंध्र प्रदेश में आप देख ही रहे हैं सातवाहन थे, इक्ष्वाक आ गए, आगे चल करके वहाँ पे फिर दूसरे शासक आएंगे। तो जो उसके ऊपर का क्षेत्र यानी कि उड़ीसा का क्षेत्र है उसको कलिंग कहा जाता था और उस क्षेत्र में एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी और वो चेदी वंश थे। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शासन का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। नीचे के क्षेत्र में जाएंगे तो चेदी वंश देखने को मिलेंगे आप। पहले तो शक थे, शक के बाद कण्व आते हैं, कण्व के बाद सातवाहन आते हैं। सातवाहनों के समकालीन ही लगभग आसपास चेदी वंश भी है। और आप देखेंगे सातवाहनों के पतन के बाद इक्ष्वाक, वाकाटक और यदुवंशी आ जाते हैं। ऊपर के क्षेत्रों में आपने देखा हिंद यवन आक्रमण करते हैं, उनको जो है उनसे युद्ध करने के बाद जो शक है वो नीचे के क्षेत्रों में आते हैं और बड़े क्षेत्र में अधिकार करते हैं। बाद में जो पहलव हैं वो भी आते हैं, उनका भी आक्रमण होता है और हिंद यूनानियों से युद्ध करके एक छोटे से क्षेत्र पे वो भी अपना अधिकार करते हैं। और लास्ट में जो है वो कुषाण आते हैं, यूची कबीले वाले, और ये भी ऊपर के क्षेत्रों में अधिकार करते हैं। यानी कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में विदेशियों का जो है अधिकार है और भारत के नीचे के क्षेत्रों में हमारे भारतीय शासकों का विस्तार है, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले वीडियो से ही। तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें यहाँ पे उड़ीसा में चेदी वंश की स्थापना हो चुकी है और इसके जो संस्थापक हैं वो महामेघवाहक हैं। महामेघवाहक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की। और आगे है यह इस वंश का जो महान शासक था वो खारवेल था। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि चेदी वंश का महान शासक कौन था, खारवेल था। संस्थापक कौन था, महामेघवाहक थे तथा खारवेल था। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख इन्होंने खुदवाया था उदयगिरी की पहाड़ियों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। महाराज उपाधि का प्राचीनतम साक्ष्य इसी अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही जो है इस बात का उल्लेख मिलता है, यानी कि महाराज उपाधि का जो उल्लेख है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलता है, जो कि चेदी राजवंश के शासक जो है खारवेल ने लिखवाया था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है इन्होंने कौन कौन सी उपाधि ली थी, तो कलिंगाधिपति, यानी कि कलिंग का जो अधिपति है
यानी कि शासक एवं कलिंग चक्रवर्ती, ये उपाधियां जो है धारण किया है चेदी वंश के शासक खारवेल ने। और जो खारवेल हैं ये कौन से धर्म के अनुयायी हैं, तो ये जैन धर्म के अनुयायी हैं। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा उसने मगध शासक नंदराज द्वारा नहर का विस्तार किया, यानी कि जो महापद्मनंद थे, नंद साम्राज्य के जो संस्थापक थे महापद्मनंद, इन्होंने ही कलिंग में नहर का निर्माण कराया था और उस नहर को और भी ज़्यादा ब्रॉड या बड़ा कराने का काम नंद वंश के शासक खारवेल ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर एग्जाम में आए कि कलिंग में नहर का निर्माण किसने किया था, तो महापद्मनंद ने किया था। और इसका विस्तार किसने कराया था, तो खारवेल ने कराया था। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे है, तो कलिंग में उदयगिरी की पहाड़ियों में है और यहीं पे सबसे पहले महाराज शब्द का उल्लेख भी मिलता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, उस समय के इंडो ग्रीक के बारे में देख लेते हैं जो ऊपर के क्षेत्रों में इनके समकालीन हैं, ये भी शासन कर रहे हैं। इनके बारे में, भारत पर पहला सफल आक्रमणकारी यूथेडेमस का पुत्र डेमेट्रियस था। ये डेमेट्रियस जो है इसका एक नाम दमित्र भी है। इन्होंने ही सबसे पहले सफल आक्रमण किया था भारत पर और आक्रमण किया। इसने अपने 2 सेनापति, एक हैं अपोलोडोट्स और दूसरे हैं मिनांडर, की सहायता से आक्रमण किया तथा सिंधु नदी को पार करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ आप जानते हैं ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान है। फिर राजस्थान तक के क्षेत्र को इन्होंने अपने क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और ये कौन है, तो इंडो ग्रीक शासक हैं और यूथेडेमस के पुत्र हैं जो है डेमेट्रियस या दमित्र। इनके 2 सेनापति हैं मिनांडर और अपोलोडोट्स और इन्होंने उज्जैन तक जो है चित्तौड़ तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया है। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी सियालकोट बनाई थी या साकल बनाई थी, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। इसने अपने सिक्के पर मतलब सिक्के भी चलाए जिन पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों का व्यवहार किया गया है, यानी कि जो हिंदी यूनानी हैं इन्होंने सिक्के भी चलाए हैं और उस पर जो लिपियाँ उत्कीर्ण हैं वो आप देखेंगे यूनानी और खरोष्ठी लिपि हैं, यानी कि दोनों का वहाँ पे देखने को मिलता है। खरोष्ठी जो है ये भारतीय है लेकिन ये भी वहाँ पे इन्होंने इसका उपयोग किया है और यूनानी तो यूनानियों का है ही, तो इन दोनों लिपियों को उन्होंने अपने सिक्कों पे उत्कीर्ण किया है। आगे है, डेमेट्रियस के बाद भारत में यवनों की 2 शाखाओं के राज्य का उल्लेख मिलता है, यानी कि डेमेट्रियस थे जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई और चित्तौड़ तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये जो क्षेत्र है या जो हिंद यवन है ये 2 भागों में बट जाते हैं। पहले हैं डेमेट्रियस के बाद जो यवन है 2 शाखाओं में विभाजित हुए हैं, उसमें पहला वंश यूथेडेमस का है, इसी को जो है डेमेट्रियस कहते हैं, यानी कि पहली शाखा डेमेट्रियस के राजवंशों की है, उसमें यूथेडेमस है जो कि उसके जो है उत्तराधिकारी के रूप में शासन करेंगे एक शाखा में। और दूसरी जो शाखा है ये यूक्रेटाइडिस का है, यानी कि डेमेट्रियस की जो साम्राज्य है 2 शाखाओं में बटा है। एक जो डेमेट्रियस का नेतृत्व कर रहा है वो है यूथेडेमस और दूसरा जो है वो जो यूक्रेटाइडिस। ये 2 शाखाएं हैं जो भारत में शासन करने लगती हैं डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद। आगे है ये जो मिनेंडर है या मिलिंद है, ये जो पहली शाखा है यूथेडेमस या डेमेट्रियस का, इसी के उत्तराधिकारी हैं मिनेंडर या मिलिंद, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, जिन्होंने नागसेन से काफ़ी इनको प्रभावित किए थे नागसेन। और इनका जो मिलिंदपन्हो नामक पुस्तक में उन सारी बातों की या चर्चाओं का उल्लेख मिलता है। ये वही मिनेंडर है, इम्पॉर्टेंट है, या मिलिंद है। ये जो है समस्त हिंद यूनानी शासकों में एक सबसे महान शासक था, यानी कि सबसे महान शासक है ये। और इन्होंने महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो का वर्णन किया गया, यानी कि इनका जो वर्णन है वो बौद्ध धर्म में महायान जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उन्हीं की पुस्तक है या उनके द्वारा रचित पुस्तक है मिलिंदपन्हो। उसमें इनके बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी मिलती है। उसमें जो भी इन्होंने संवाद किया है, बातचीत किया, डिस्कशन किया है नागसेन से, उन सारी चीज़ों का वर्णन है। इसके अलावा उनके साम्राज्य और कला संस्कृति का भी वर्णन है।
आगे बच्चों, और ये मिनेंडर का देखिए राजधानी भी सियालकोट है या साकल है, जो कि यूथिडेमस का था या डेमेट्रियस का था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे है यूकेट्राइडिस, ये दूसरा शाखा है। ये पहली शाखा थी जिस शाखा के महत्वपूर्ण शासक है मिनेंडर। दूसरी शाखा जो है यूकेट्राइडिस, इसके संस्थापक यूकेट्राइडिस ही हैं। इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। पहले ने अपनी राजधानी साकल या सियालकोट बनाई है और दूसरी शाखा ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया है। और यह लगभग 159 से 158 ईसा पूर्व की बात है। इसका पुत्र हेलियोक्लीस शासक बना। उस समय शुंग शासक भागभद्र था, यानी कि यही हेलियोक्लीस है जो शासक बना है, ये दूसरी शाखा का। और इसी का राजदूत जो है वो आता है भागभद्र या जो भागवत है इनके दरबार में, और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, यही है वो। आगे हैं तथा एंटियालकिड्स ने मतलब जो है दूसरे नंबर पे शासन किया है। हेलियोक्लीस के बाद एंटियालकिड्स हैं जो दूसरे नंबर के शासक हैं इस शाखा के। और इस शाखा के लोगों ने भागभद्र के साथ जो है अच्छा संबंध रखा था और इनके दरबार में राजदूत भी भेजा था। तो इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडो ग्रीक शासकों की वंशावली उनके सिक्कों से ज्ञात होती है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये ऐसा टाइम है कि जब उस समय के जो इतिहास है उसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो सिक्के हैं, यानी कि हिंद यूनानियों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों से ही पता चलता है। यानी कि ऐसा साम्राज्य है या ऐसा टाइम है जहाँ के इतिहास का जो जानकारी है वो हमें सिक्कों से प्राप्त होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडो ग्रीक शासकों की वंशावली का जो जानकारी है वो हमें सिक्कों से प्राप्त होता है, जिस पर इन्होंने यूनानी लिपियों का भी उल्लेख किया है या प्रयोग किया है। और आगे चल के इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि भी उत्कीर्ण करवाए हैं अपने सिक्कों पर। तो ये हिंद यूनानी है बच्चों, जो कि भारत से काफ़ी मिलजुल गए थे, इसीलिए इनको हिंद यूनानी कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो यूनानी रह गए थे और ना ही ये हिंद रह गए थे, इसीलिए इन्हें हिंद यूनानी कहा गया है। अब इन्हीं हिंद यूनानियों को हरा करके पहलव आएंगे और फिर आगे चल करके यहाँ पे कुषाण वंश की स्थापना हो जाएगी, जो कि मैंने आपको पिछले मैप में डिस्कस किया है। पिछले वीडियोस को भी देखिएगा, फिर इसको भी देखिएगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए रहने देते बच्चों, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।